हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिम्मी सिंह। आज का जो वीडियो है उसमें हम डील करेंगे जी नॉट फेज़ के बारे में, जिसको हम क्विसेंट स्टेज के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं, एक दो क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। देन देखेंगे कि जो हम 2 लेक्चर्स में पढ़ रहे हैं प्रीवियस 2 लेक्चर से, सेल डिवीज़न, सेल साइकिल, जिसमें हमने माइटोसिस का प्रोसेस कंप्लीट किया है, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है भाई, क्यों ज़रूरी है माइटोसिस का प्रोसेस। कुछ फैक्टर्स हैं उससे रिलेटेड जिसमें सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस जो है उसको कवर करेंगे। देन उसके बाद न्यू सेल डिवीज़न, जिसको हम मियोसिस के नाम से जानते हैं। सो मियोसिस जो है वो माइटोसिस से बहुत ज़्यादा थोड़ा वेरी करता है, थोड़ा स्टेजेस जो हैं उसमें कुछ ज़्यादा होती हैं, इतना मतलब थोड़ा तीम झाम सा हम बोल सकते हैं कि उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उसका एक ओवरव्यू देखेंगे कि मियोसिस 1 कैसा होता है, मियोसिस 2 जो है वो कैसा होता है, और एक्चुअल में जो डिफरेंस है माइटोसिस एंड मियोसिस का वो क्या है। क्योंकि जब हमने फर्स्ट जो सेल डिवीज़न का प्रोसेस है जिसको हम माइटोसिस के नाम से जानते हैं, तो ये वाला जो प्रोसेस है इसमें हमारे पास 2 डॉटर सेल्स जो कि आइडेंटिकल होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं एट द एंड ऑफ माइटोसिस प्रोसेस, जिसको हम इक्वेशनल डिवीज़न के नाम से भी जानते हैं। इक्वेशनल डिवीज़न। लेकिन जो मियोसिस का प्रोसेस होता है, मियोसिस के प्रोसेस जो है जब कंप्लीट होता है एट द एंड ऑफ मियोसिस, क्या है, हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो मिलती हैं जो कि आइडेंटिकल नहीं होती हैं। लेकिन माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स मिलती हैं जो कि आइडेंटिकल होती हैं। तो इस तरीके से क्या वेरिएशन है माइटोसिस एंड मियोसिस के प्रोसेस में, और दोनों का क्या सिग्निफिकेंस है, दोनों की क्या अपने आप में इम्पॉर्टेंस है। सो इस तरीके से एक ओवरव्यू जो है हम मियोसिस का, और उसमें जो मियोसिस 1, मियोसिस 2 जो है, और उसमें के अंदर भी फर्दर जो स्टेजेस हैं, फेज़ जो हैं, उसके बारे में हम एक ओवरव्यू आज कंप्लीट करेंगे। क्योंकि मियोसिस जो है प्रोसेस थोड़ा सा ट्रिकी एंड थोड़ा सा लेंदी भी है एज़ कम्पेयर टू माइटोसिस। तो उसके लिए हमें एकदम दिमाग, अपना आँख, कान, नाक सब खोल के बैठना पड़ेगा उसको समझने के लिए, अदरवाइज़ हमेशा के लिए कन्फ्यूज़न ही क्रिएट रहेगा माइंड में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा सेगमेंट में हम इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। पूरा प्रोसेस जो है मियोसिस का, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 जो है नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट ओवरव्यू जो है आज हम उसमें कंप्लीट कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। जो जी नॉट फेज़ है, अभी तक हमने देखा कि जब हमने सेल साइकिल, सेल डिवीज़न का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न में फर्स्ट जो डिवीज़न है जिसको हमने माइटोसिस के नाम से जानते हैं या फिर मियोटिक डिवीज़न बोलते हैं, तो इसमें हमने देखा कि 2 फेज़ थी, एक नॉन डिवाइडिंग थी, एक डिवाइडिंग फेज़। नॉन डिवाइडिंग फेज़ इंटरफेज़ के नाम से जान रहे थे हम, जिसमें हमने फर्दर 3 स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया था, G1 फेज़, S फेज़ एंड G2 फेज़। अब ये जो G1 फेज़ है इसमें क्या होता है कि सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और कॉन्टीन्यूसली ग्रो कर रही होती है, लेकिन अपने आप को डिवाइड नहीं करती है। ये मेन पॉइंट थे, मेन कैरेक्टर था G1 फेज़ का। तो कुछ सेल्स ऐसी होती हैं कि जो फर्दर डिवाइड नहीं करती हैं, जैसे कि अगर यदि हम ह्यूमंस में बात करें तो जो ह्यूमंस में हार्ट सेल्स होती हैं तो वो क्या होता है, फर्दर डिवाइड नहीं करती, मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म में क्या है, प्रेजेंट रहती हैं। और उसके बाद जैसे G1 फेज़ में मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, ठीक, और उसके बाद ग्रो कर रही है, ग्रो करने के बाद S फेज़ में जाएगी, सिंथेसाइज करेगी, DNA कंटेंट को डबल करेगी, उसके बाद G2 फेज़ में जाएगी, फिर देन डिवीजनल फेज़ जो है माइटोसिस वाला M फेज़ उसमें जाएगी। लेकिन जो सेल्स क्या कहते हैं, डिवाइड ही नहीं करती हैं, सिर्फ मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म में ही रह जाती हैं। तो ये जो G1 फेज़ है इसमें जो मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म का जो प्रोसेस है, यहाँ तक सेल जो है उस
फॉर्म को, उस प्रोसेस को फॉलो करती है और उसके बाद अपने आप को रेस्टिंग स्टेज में ही होल्ड कर लेती है, जिसको हम जी नॉट फेज या फिर क्विसेंट फेज के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है हमारा G1 फेज का है। इसमें क्या हुआ कि सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ग्रो कर रही है, ग्रो करने के बाद एस फेज में जाएगी, एस फेज से G2 फेज में जाएगी और फिर एम फेज को फॉलो करेगी। ये उसके लिए है जो सेल को डिवाइड होना है। लेकिन जिस सेल को डिवाइड नहीं होना है, लाइक ह्यूमन हार्ट सेल्स जो हैं, वो क्या है, G1 फेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेट में रहेंगी और उसके बाद अपने आप को रेस्टिंग फेज में यहाँ पर होल्ड कर लेंगी, जिसको हम G0 फेज या फिर क्विसेंट फेज के नाम से जानते हैं। ये था G0 फेज के बारे में। सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो पर्टिकुलर स्लाइड है अबाउट G0 फेज, तो इसमें जितना भी पॉइंट्स हमारे पास हैं अवेलेबल, उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है क्या, या फिर जितना हमने अभी समझा उतना ही है। सो सम सेल्स इन द एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। अब कह रहा है ये कि कुछ सेल्स जो हैं एनिमल्स में वो ऐसी होती हैं कि वो डिवीज़न का जो प्रोसेस है उसको शो नहीं करती, सिर्फ मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म में ही अपने आप को अरेस्ट कर लेती है, होल्ड कर लेती हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो हार्ट सेल्स जो होती हैं वो इसका एग्जाम्पल है। एंड मैनी अदर सेल्स ओनली ओकेजनली एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ। कुछ सेल्स तो ऐसी होती हैं जो कि डिवीज़न के प्रोसेस को शो नहीं करती, जैसे कि हार्ट सेल्स जो कि मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म में होने के बाद G0 फेज में अपने आप को होल्ड कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी सेल्स भी होती हैं कि इन केस कोई सेल लॉस्ट हो गई या फिर किसी सेल में इंजरी हो गई या सेल की डेथ हो गई, तो उस सेल को रिप्लेस करने के लिए क्या है कि हमें सेल की नीड होगी। तो उस टाइम पर जब ज़रूरत होगी तो उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ओकेजनली डिवाइड करेंगी। सो इस तरीके से भी सेल जो है वो G0 फेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव होकर प्रेजेंट रहती है कि इन केस इन फ्यूचर अगर यदि किसी वजह से सेल को डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ी तो वो अपने आप को डिवाइड भी कर सकती है। दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर, ये जो सेल्स हैं जो डिवाइड नहीं करती हैं आगे, एग्जिट G1 फेज को एग्जिट कर देती हैं टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज। G1 फेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव होके ग्रो होके रह जाएंगी और फिर उसके बाद जब उन्हें डिवाइड ही नहीं करना है तो वो क्या करेंगी, G1 फेज जो है उसको एग्जिट करके इनएक्टिव स्टेज जो है जिसको हम क्विसेंट स्टेज G0 फेज के नाम से जानते हैं, उसमें अपने आप को स्टॉप कर लेती हैं, होल्ड कर लेती हैं। उसके बाद सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव। अब ये जो पॉइंट है ये भी क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट। और मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होती हैं G0 फेज वाली जो सेल्स होती हैं, G0 फेज या फिर G0 स्टेज की जो सेल्स हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, लेकिन आगे चलकर अपने आप को प्रोलिफरेट मीन्स डिवाइड नहीं करती हैं। ठीक है, अगर इनके ज़रूरत हुई तो डिवाइड कर सकती है ओकेजनली, बट वैसे डिवाइड नहीं करती हैं। लेकिन पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि G0 फेज की जो सेल्स होती हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं या इनएक्टिव होती हैं। सो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं होती बल्कि मेटाबॉलिकली एक्टिव ही होती हैं ये वाली सेल्स भी G0 फेज की, और G1 फेज की सेल्स भी ऑलरेडी मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं। ठीक है, सो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस कॉन्सेप्ट अबाउट G0 फेज। आई होप कि G0 फेज का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस तरीके से हमारा क्या है, जो सेल साइकिल में फर्स्ट प्रोसेस था माइटोसिस का वो हो जाता है कंप्लीट। अब G0 फेज का जो कॉन्सेप्ट है उसको और अच्छे से, अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको और अच्छे से बिल्डअप करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ 2 क्वेश्चंस हैं मेरे पास PYQs, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि कितना जो है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। सो यहाँ पर बोला है
कि ये 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन, सेल्स इन जी नॉट फेज। जी नॉट फेज में जो सेल्स हैं उसके कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो उसमें से हमें देखना है कि क्या होता है। एग्जिट द सेल साइकिल, एंटर द सेल साइकिल, सस्पेंड द सेल साइकिल, टर्मिनेट द सेल साइकिल। अब हमने देखा था कि जब हमने जी नॉट फेज का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो ये क्या करती हैं, एग्जिट कर देती हैं G1 फेज़ को, ठीक है, ना ही सेल साइकिल को सस्पेंड करती हैं, ना ही टर्मिनेट करती हैं, ना ही कोई अदर फंक्शन करती हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जिट करने का काम करती हैं। सो सेल्स जो होती हैं जी नॉट फेज़ की, वो क्या करती हैं, सेल साइकिल का जो प्रोसेस है अपने लिए उसको एग्जिट कर देती हैं, उनको आगे के प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। G1 फेज़ की जो सेल्स हैं वो ग्रो करके, सिंथेसाइज करके और अदर मटीरियल्स की जो नीड है सेल डिवीज़न के लिए, उन सबको भी बना के आगे M फेज़ में एंटर कर जाती हैं। तो जी नॉट फेज़ की जो सेल्स हैं उन वो सिर्फ और सिर्फ सेल साइकिल को एग्जिट कर देती हैं, ना ही वो सेल साइकिल में एंटर करती हैं, ना ही सस्पेंड करती हैं, ना ही टर्मिनेट करती हैं। सो ये जो क्वेश्चन है उसके लिए करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, एग्जिट दी सेल साइकिल। आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट दी सेल साइकिल। कुछ डिवाइडिंग सेल जो हैं सेल साइकिल का जो प्रोसेस है उसको छोड़ देती हैं, एग्जिट कर देती हैं, एंड एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज। और इनएक्टिव स्टेज जो है, वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज जो है उसमें एंटर कर जाती हैं। दिस इज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज, ठीक है, इसको इन्होंने क्विसेंट स्टेज जी नॉट फेज के नाम से बताया है। दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ। अब जो इंटरफेज में हमने 3 स्टेप्स देखे हैं, G1, S एंड G2, तो ये, और उसके बाद M फेज का आ जाता है हमारे पास M, ठीक है, ये 4 स्टेप्स हैं माइटोसिस के। तो भाई इतने 4 स्टेप्स पे जाने की ज़रूरत ही क्या है जब G1 फेज़ से आगे की बात ही नहीं होती है जी नॉट फेज़ में, तो इन सब को इतना दिमाग में कचरा पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमसे पूछा गया, पूरा स्टेटमेंट दे दिया है जी नॉट फेज़ के बारे में कि कुछ डिवाइडिंग सेल होती है जो कि एग्जिट कर देती हैं सेल साइकिल को और वेजिटेटिवली इनएक्टिव स्टेज में पहुँच जाती हैं, एंटर कर जाती हैं। इसको हम जी नॉट फेज़ क्विसेंट के नाम से जानते हैं। तो ये वाला जो पूरा प्रोसेस होता है वो सेल साइकिल का जो प्रोसेस है कौन से स्टेप के एंड में होता है, तो हमें जाहिर सी बात है भाई बहुत अच्छे से पता है G1 फेज़ जो है उसके एंड में ये प्रोसेस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो जी नॉट फेज़ की सेल्स हैं वो भी तो मेटाबॉलिकली एक्टिव ही है ना भाई, और G1 फेज़ की भी सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, लेकिन जिनको डिवाइड करना होता है वो आगे के प्रोसेस को फॉलो करती हैं, और जो सेल्स डिवाइड नहीं करती या ओकेजनली डिवाइड होना होता है तो वो अपने आप को जी नॉट फेज़ में ही होल्ड कर लेती हैं। सो इस तरीके से ये मेरे पास 2 PYQ थे अबाउट जी नॉट फेज़। सो यहाँ से ये चीज़ भी समझ लेनी है कि किस तरीके से हर एक जो टॉपिक है, हर एक जो स्टेटमेंट है उससे कैसे क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता है, एंड PYQ जो 2 हमने लगाए हैं उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। अगर यदि कोई कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी लगती है या नहीं भी समझ में आता है या फिर जी नॉट फेज़ का ही कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जिससे कि मैं उस डाउट को सॉल्व कर सकूं। एंड नाउ वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अब इसके बाद हम मूव करते हैं लास्ट पॉइंट जो है माइटोसिस का, उसकी तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास है कि जो सिग्निफिकेंस है माइटोसिस का, जो सेल डिवीज़न का प्रोसेस है, सेल डिवीज़न का फर्स्ट स्टेप जो है माइटोसिस, जिसको हम इक्वेशनल डिवीज़न के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स जो है वो मिलती हैं एट द एंड ऑफ माइटोसिस। तो ये जो प्रोसेस है ये क्यों ज़रूरी है भाई, क्यों हम इतना तीम झाम पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है? ऐसा तो है नहीं कि हमें सिर्फ
नीट एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमारा कोई लेना देना नहीं है। नहीं भाई, हमारी जो ऑल ओवर बॉडी है या फिर प्लांट्स हैं, इनकी जो ग्रोथ है, इनकी जो लाइफ है वो प्रॉपरली चलती रहे, मेंटेन रहे, तो इसके लिए भी ज़रूरी है माइटोसिस का प्रोसेस, सेल्स का डिवाइड होना भी ज़रूरी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये होता है फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो ज़रूरी है। अब भाई ग्रोथ के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों? सेल्स जो हैं, जैसे सेल का डिवीज़न हुआ, जब एक सेल से दो बनी, दो से चार, चार से छः, छः 8 10 12 14, इस तरीके से सेल क्या है, डिवाइड कर रही है, डिवीज़न के प्रोसेस जो है उसको फॉलो कर रही है। और एक टाइम पर ऐसा होगा कि एक सिंगल सेल जब डिवाइड होगी तो बहुत सारी हमारे पास क्या होंगी, सेल्स होंगी, जिसको हम क्लस्टर ऑफ सेल बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा एक गुच्छा होगा सेल्स का। तो ये जो क्लस्टर है सेल का, अब ये क्या करेगा, ये शेपिंग करेगा। शेपिंग मीन्स कि टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करेगा, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से पूरा होल बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होगा। सो अगर यदि बात की जाए कि एक सेल जब डिवाइड करती है, बहुत सारी सेल्स जब डिवाइड करके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। जब टिश्यूज़ जो हैं, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ अरेंज होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स बनाते हैं, और डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जो है वो पूरा बॉडी का होल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। सो इस तरीके से अगर यदि सेल डिवाइड ही नहीं करेगी तो टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होगा, टिश्यू नहीं बनेंगे तो ऑर्गन कैसे बनेंगे, ऑर्गन नहीं बनेंगे तो ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा तो पूरी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा भाई। तो सेल का डिवाइड होना ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है, जैसे क्लस्टर बन गया, टिश्यूज़ बने, ऑर्गन सिस्टम, और पूरी की पूरी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरीके से होता है। सो माइटोसिस का प्रोसेस सेल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात आती है फॉर रिपेयर, रिपेयर के लिए क्यों ज़रूरी है भाई, कि वेयर एंड टेयर, टूट फूट, ये जो एक स्टेटमेंट है वियर एंड टीयर, दैट मीन्स कि टूट फूट, ठीक है, टूट फूट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक घरेलू एग्जाम्पल लेके बात करते हैं कि जैसे हम अपना घर बनाते हैं, घर बनाया बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा उसमें फर्नीचर मटेरियल लगाया, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होगी, कहीं पे कोई पानी की टंकी ख़राब हो जाएगी, या जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है वो ख़राब हो गई, या फिर कोई गेट ख़राब हो गया, या फिर कहीं से कुछ भी मतलब थोड़ी बहुत टूट फूट होने लग जाती है घर में। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसको हम रिपेयर कराते हैं, ठीक है, रिपेयर कराते हैं कुछ सर्टेन ईयर्स में, 2-4 ईयर्स बाद घर में पूरा अच्छा खासा पेंट वगैरह कराते हैं। तो ये एक घरेलू एग्जाम्पल के बेसिस पे देखा कि रिपेयर कराई, ऐसा नहीं है कि एक बार घर बना दिया अब उसके बाद भाई हमें उसमें कुछ काम नहीं कराना है, ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है एक टाइम के बाद। उसी तरीके से जो बॉडी है या जो लिविंग सिस्टम है वहाँ पर भी सेल्स में टूट फूट देखने को मिलती है, या फिर एक्सीडेंटली कोई इंजरी हो गई या फिर कोई सेल डैमेज हो गई, तो उस सेल की भरपाई करने के लिए क्या होता है, सेल जो है वो डिवाइड करती हैं, डिवाइड करने के बाद जो बेकार हुई है या पुरानी ओल्ड हो गई सेल या फिर एक्सीडेंटली इंजरी हुई है सेल की, ठीक है, तो उस सेल को रिप्लेस करने के लिए, उस सेल को रिपेयर करने के लिए क्या है, सेल का डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। सो यही है कि जो नॉर्मल वेयर एंड टेयर जो होता है टिश्यूज़ का बॉडी में, उसके अलावा कुछ एक्सीडेंटल इंजरी भी हो जाती हैं, तो सेल्स इसे रिपेयर करने के लिए डिवाइड करती है, और उस जो सेल का जो लॉस हुआ है, जिससे जो गैप क्रिएट हुआ है, उसको फुलफ़िल करने के लिए सेल को डिवाइड करना पड़ता है, और जो कि बहुत ज़रूरी भी है। इस तरीके से सेल रिपेयरिंग
जो सिस्टम है उसमें भी माइटोसिस का प्रोसेस या फिर सेल डिवीज़न सेल साइकिल का प्रोसेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है थर्ड स्टेटमेंट, फॉर रिप्लेसमेंट। ये भी थोड़ा बहुत इसी से सिमिलर है रिपेयर से। अब जो बॉडी है, ठीक है, या फिर कोई भी लिविंग सिस्टम है, वहाँ पर वेयर एंड टीयर मीन्स टूट फूट का जो कार्यक्रम है, मैकेनिज्म है बॉडी में, वो तो चलता ही रहता है, जितनी ज़िंदगी है उतनी। लेकिन क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर रिप्लेसमेंट के उसमें बात की जाए तो जो ह्यूमन बॉडी है वहाँ पर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, मिलियंस, बहुत सारी भाई रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। तो मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं और ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं एवरी मिनट, ठीक है, एवरी मिनट में ये जो मिलियंस रेड ब्लड सेल्स हैं ये क्या हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो रही हैं। मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स एवरी मिनट डिस्ट्रॉय हो रही हैं। अब ये जो हर एक मिनट पे मिलियंस में सेल्स का जो डिस्ट्रॉय होना है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, अब जब सेल डिस्ट्रॉय हो रही हैं तो न्यू सेल्स भी तो बन रही हैं, और वो न्यू सेल्स भाई कैसे, किस प्रोसेस से बन रही है, माइटोसिस के प्रोसेस जो है उसी से तो बन रही हैं, ठीक है। न्यू सेल्स नहीं बनेंगी और डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो हमारा तो राम नाम सत्य ही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड भी कर रही हैं, और अगर यदि डिस्ट्रॉय हो रही हैं तो उस गैप को भी फुलफिल किया जा रहा है डिवीज़न के प्रोसेस के थ्रू, या फिर किसी भी तरीके से सेल इंजरी हो जाती है, सेल डेथ हो जाती है तो उस लॉस को भी रिपेयर किया जाता है सेल डिवीज़न के थ्रू। और सेल्स में ग्रोथ जो है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल है, सेल डिवीज़न से ग्रोथ जो है उसको भी मेंटेन किया जा रहा है। सो इस तरीके से सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसका, माइटोसिस का, सेल डिवीज़न का। अब क्या है कि जैसे रिप्लेसमेंट में बात की कि जो रेड ब्लड सेल्स एवरी मिनट मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हुई। अब जो रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हुई हैं उन्हें न्यू सेल से रिप्लेस किया जाता है जो सेल डिवीज़न के प्रोसेस से फॉर्म होती है। सो सेल डिवीज़न सेल साइकिल का जो प्रोसेस चल रहा है उसी से तो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और पुरानी सेल्स जो डिस्ट्रॉय हो गई उनको रिप्लेस किया जा रहा है। सो इस तरीके से सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए। ये तो एनिमल्स में हम बात कर रहे थे। अगर यदि हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो हैं उसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसमें क्या आ जाता है, एपिकल मेरिस्टेम, मीन्स कि इस तरीके से कोई प्लांट है तो इसका जो सबसे अपर पार्ट होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोइंग सेल्स, डिवाइडिंग सेल, प्रोलिफरेटिंग सेल्स प्रेजेंट होती है जिससे न्यू ब्रांचेस, न्यू लीव्स का फॉर्मेशन होता है, निकलती हैं। तो ये वाला रीज़न कहलाता है एपिकल मेरिस्टेम, ये रीज़न हो गया। या फिर बात करी जाए बीच वाले किसी रीज़न की जिसको हम लेटरल कैम्बियम या फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं, तो ये जो मिडिल का रीज़न है यहाँ से ब्रांचिंग हुई या फिर लीव्स जो निकली, तो ये सारे के सारे रीज़न जो हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं उनमें भी प्रॉपर ग्रोथ देखने को मिलती है। और क्या होता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद लीफ जो है या फिर प्लांट का कोई भी पार्ट वो क्या होता है, ओल्ड हो जाता है। ओल्ड होने की वजह से उसमें जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं कर पाती, कैपेसिटी नहीं बचती है उतनी, लेकिन ओल्ड हो जाता है तो ड्राई हो जाता है, ड्राई होने के बाद उसका फॉल ऑफ हो जाता है। बट उस जगह पर अदर सेल्स जो प्रेजेंट हैं, पेरेंट सेल्स जो प्रेजेंट हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, और उसके बाद न्यू पार्ट्स जो हैं प्लांट के उसका फॉर्मेशन होता है, न्यू लीव्स, न्यू ब्रांचिंग, इस तरीके से। सो सेल का जो डिवीज़न है कॉन्टिन्यू बेसिस पे चलते रहना बहुत ज़रूरी है ग्रोथ के केस, इन केस ऑफ ग्रोथ, इन केस ऑफ रिपेयर, इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट। सो इस तरीके से हमारा अब जाके कंप्लीट हो जाता है
माइटोसिस का प्रोसेस। आई होप कि माइटोसिस का प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा, हर एक कॉन्सेप्ट उसका अच्छे से क्लियर हुआ होगा विद PYQs। कुछ PYQs किए हैं और कुछ आगे के प्रोसेस को जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम PYQs भी करते जाएंगे। अगर यदि अभी तक माइटोसिस के प्रोसेस को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी दिक्कत है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अब मूव करते हैं कि जो हमें नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ना है, नेक्स्ट सेल डिवीज़न का जो प्रोसेस है जिसको हम मियोसिस के नाम से जानते हैं, तो उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं हम आज। क्योंकि जो माइटोसिस का प्रोसेस है उसमें सिंपल सी स्टेजेस पढ़ ली हमने, लेकिन जो मियोसिस का प्रोसेस है वहाँ पर थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, फेजेस भी ज़्यादा हैं और थोड़ा दिमाग जो है उसको बहुत अच्छे से एक्टिव मोड में रखना पड़ता है, अदरवाइज़ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर हम ओवरव्यू देखते हुए चलते हैं कि जो हमारा सेल साइकिल का फर्स्ट प्रोसेस था जिसमें हमने माइटोसिस को पढ़ा, तो माइटोसिस के प्रोसेस में फर्स्ट स्टेज जो देखी इंटरफेज, जिसको हम नॉन डिवाइडिंग फेज कह रहे थे, ठीक है। ये जो इंटरफेज का प्रोसेस होता है, चाहे हम मियोसिस पढ़ें चाहे हम माइटोसिस पढ़ें, दोनों के लिए सेम होता है। क्योंकि इसमें जो 3 फेज़ हैं G1 S G2, इसमें जो सेल अपने आप को तैयार करती है डिवाइड करने के लिए, दोनों के प्रोसेस जो है उसमें सेम ही होता है, चाहे माइटोसिस पढ़ रहे हैं या फिर मियोसिस पढ़ रहे हैं। सो इंटरफेज का जो प्रोसेस है जिसमें G1 S G2 आ जाते हैं, ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो सेम होता है दोनों के लिए, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो। लेकिन इस फेज के बाद जो M फेज आती है जिसको हम माइटोसिस फेज, मियोटिक फेज या फिर माइटोसिस या फिर मियोसिस फेज, किसी भी M फेज को किसी भी नाम से जाने, मतलब जो पर्टिकुलर प्रोसेस पढ़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रोनाउंस करेंगे। तो क्या होता है, ये करती है वेरी दोनों के लिए। जब हमने माइटोसिस पढ़ा, माइटोसिस का प्रोसेस, तो उसमें क्या था, 2 फेज थे जिसमें कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में 4 थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसके बाद साइटोकाइनेसिस, और जिससे हमारे पास 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स जो हैं वो मिल गई। ये प्रोसेस था माइटोसिस का हमारा। सो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख भी दिया है कि प्रोफेज जो है वहाँ पर क्या होता है माइटोसिस में, मेटाफेज जो है उसमें किस तरीके से प्रोसेस चलता है, उसके बाद जो एनाफेज का प्रोसेस आ जाता है, एनाफेज स्टेज जो है माइटोसिस की, वहाँ पर क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस के बाद हमारे पास 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स जो हैं वो मिल जाती हैं। ये प्रोसेस ऑलरेडी हम डिटेल में बहुत अच्छे से विद डायग्राम बेसिस डील कर चुके हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत शॉर्ट नोट के फॉर्म में इस चीज़ को और अच्छे से लिख दिया है, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब बात करते हैं कि जो मियोसिस का प्रोसेस है उसमें ये जो M फेज़ है ये कैसे वेरी कर रही है, ठीक। तो जो M फेज़ होती है, मियोसिस जो है, सबसे पहले तो ये 2 प्रोसेस में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के नाम से जानते हैं। अब मियोसिस 1 की बात करें तो मियोसिस 1 भी जो है वो भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज इसको ही फॉलो करती है। जब मियोसिस 1 की बात करें तो इसके आगे हम 111 लगा देते हैं, ठीक है। प्रोफेज को करेगी, मेटाफेज करेगी, एनाफेज करेगी, टीलोफेज करेगी, ठीक है। लेकिन मियोसिस 1 का जो प्रोफेज है वो कुछ ज़्यादा लंबा होता है एज कंपेयर टू माइटोसिस के प्रोफेज। क्योंकि इसमें प्रोफेज 1 जो है उसके अंदर भी 5 और डिफरेंट फेज आ जाती हैं, जिसको हम लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस इसके नाम से जानते हैं। सो ये 5 डिफरेंट फेजेस भी आती हैं प्रोफेज 1 के अंदर। प्रोफेज को जब हम पढ़ रहे हैं तो इन 5 डिफरेंट फेजेस को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद सेल जो है वो एंटर करेगी मेटाफेज में, मेटाफेज के बाद एनाफेज में जाएगी, एनाफेज के बाद टीलोफेज में जाएगी, ठीक है। जब टीलोफेज जो है कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, ये मियोसिस 2 का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करेगी। अब मियोसिस
टू जो है उसमें भी यही सारी फेज होती हैं कि प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। अब मियोसिस टू को पढ़ रहे हैं तो इसमें प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टीलोफेज टू। जब मियोसिस टू का टीलोफेज कंप्लीट हो जाएगा तब हमारे पास जाकर मिलेंगी हमें 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स जो कि एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होती हैं। अब मियोसिस का जो प्रोसेस है उसमें 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं। क्यों बनती हैं और ये एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होती हैं, क्यों नहीं होती हैं? तो इस सब का आंसर मिलेगा अपकमिंग वीडियो में, जब हम मियोसिस के प्रोसेस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 जो है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो एक पर्टिकुलर स्लाइड है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट नोट को बनाने के लिए। जब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक हो तो उतना ज़्यादा हम डिटेल में खोल के बैठ नहीं सकते हैं नोट्स को कि भाई देखते हैं क्या प्रोसेस था। तो इसी तरीके के शॉर्ट नोट्स जो हैं उस टाइम पर बहुत काम आते हैं, जिससे हमें मेमोराइज हो जाता है जल्दी और टाइम सेव हो जाता है। सो अब जो हमारा क्वेश्चन था कि 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन रही हैं जो कि आइडेंटिकल नहीं है एक दूसरे के, तो ये क्यों नहीं है और क्यों 4 डॉटर सेल्स बन रही हैं, तो इसका आंसर मिलेगा अपकमिंग वीडियो में। सो उसके लिए बने रहिएगा। अभी तक जितना हमने पढ़ा वो सब अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें। उसके बाद भी अगर यदि उसमें कोई कन्फ्यूज़न, कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का जो प्रोसेस है वो बहुत बच्चों को समझ नहीं आता है, कंफ्यूज रहते हैं। अगर यदि समझ में आता है तो प्लीज़ हेल्प करें दूसरे बच्चों को भी, अपने फ्रेंड्स की मतलब, एंड कंटिन्यू बेसिस पर स्टडी जो है उसको भी मेंटेन करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।